जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि 1 दिसंबर 2022 को जो शिफ्ट 3 का पेपर हुआ था सीजीएल का, उसका मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है भाई कि दो संख्याएं हैं, उनका रेशो दिया 6:5 दिया है। यदि उन संख्याओं का एचसीएफ 3 है तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अगर आपको रेशियो में संख्याएं दे रखी हैं, अगर आपको एचसीएफ दे रखा है रेशियो में, तो आप रेशियो में एचसीएफ निकाल दो। और इनका एचसीएफ कितना आएगा, रेशियो में 6 और 5 है। 6 और 5 अगर रेशियो में एचसीएफ निकालो ना, तो रेशियो में एचसीएफ तो 1 आएगा। और क्वेश्चन में तो दिया 3, तो 1 यूनिट का मान आया 3। और हमसे पूछा उसका एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम पूछा तो रेशियो में आप एलसीएम निकाल लो। और 6 और 5 का अगर एलसीएम निकालो तो एलसीएम तो 30 आ जाएगा जी। लेकिन 1 यूनिट का मान अगर 3 है तो 30 यूनिट का मान कितना आएगा भाई, 30 गुणा में 3 आ जाएगा। तो हम कह देंगे 90 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जब 27 की पावर 27 है भाई, क्वेश्चन में दिया है 27 की पावर 27 प्लस 27 के मान को अगर 28 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो देखो नेगेटिव रिमाइंडर आपने नहीं पढ़ा होगा तो देख लेना, थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रही है। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या, मान लिया हमारे पास 8 है, अगर हम इसको 7 से भाग देंगे तो आपको ऐसा ये तो भाग नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा भाई, यहाँ पे रिमाइंडर 7 ही बच जाएगा। कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर 8 को मैं 1 पे भाग दिया, 8 एकम 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1 बचा। कितना बचा, माइनस का 1। और -1 रिमाइंडर का भी बचता नहीं, तो जिससे भाग दे उसमें से घटा देंगे, तो ये -1 इसके अंदर 8 जोड़ दो भाई। कितना जोड़ो, 8 जोड़ दो, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा भाई, रिमाइंडर जी 7 बचा। तो यहीं पे इसमें यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर का। कैसे करेंगे वो देखो कि 27 की पावर है भाई, 27 की पावर 27 है और प्लस में 27 है। अगर इसको मैं 28 से भाग दूं तो दोनों टर्म के नीचे 28 है। अगर इसको 28 से भाग दें, माइनस का 1 बचेगा। और माइनस का 1 बचेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, एक -1 की पावर 27 -1 आ जाएगी। प्लस में यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, नीचे है 28। और अभी भी बताइए यहाँ पे -2/28 आ जाएगा। 28 से भाग करें, लेकिन अभी बता है कि माइनस में रिमाइंडर नहीं बच सकता। जो माइनस में बचा वो जिससे भाग दी उसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा भाई, 26 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कपिल एक मोबाइल स्क्रीन को 15% के लाभ पर बेचता है और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% के लाभ पर बेचता है भाई। ठीक है, यदि रोहित 322 रुपए का भुगतान करता है तो कपिल उस मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य बताना में कपिल ने कितने रुपए में खरीदा। तो यहां से मान लिया हमने कपिल ने क्रय मूल्य x है भाई। ठीक है, अब फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए भाई। 15% हमारा 3/20 होता है। 15% क्या होता है जी, 3/20 होता है भाई। ठीक है, और 12% क्या होता है भाई, 3/25 होता है। कितना होता है भाई, 3/25। इसका 3/20 का अगर वस्तु 20 रुपए की 3 का लाभ हुआ तो 23/20 में बेची। कपिल ने कितने में बेची भाई, 23/20 में बेची। फिर कहता भाई कि उसके बाद जो सचिन को पुनः रोहित को 12% के लाभ पर बेचता है। फिर वह वस्तु सचिन है ना भाई, किसको, रोहित को बेचा 12% के लाभ पर। और 12% 3/25 होता है। इसका मतलब अगर 25 की वस्तु है, 3 का लाभ कमाया, तो कितने में बेची भाई, 2825 रुपये में बेची। और क्वेश्चन में कहता भाई 322 रुपये का भुगतान किया, 322 रुपये में बेची। क्लियर है। यहां से मैक्स का मान निकालें, काटो भाई, 7 से घटाई 7 चौके 28 आ जाएगा भाई। 7 से काटे 7 चौके 28, 7 छिके 42 आ जाएगा। फिर हम इसको 23 से काटे, 23 से कटेगा जी 2 पे कटेगा। 2 से काटू मैं 2 पे कट जाएगा, 2 से कटेगा भाई 10 पे। तो यहाँ से अगर x का मान चाहिए दूसरी साइड ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो x का मान कितना आएगा भाई, 250 आ जाएगा। और x हमारा कपिल है, तो कपिल का क्रय मूल्य कितना आएगा भाई, कपिल ने जो मोबाइल खरीदा 250 रुपये में खरीदा है। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक वस्तु पर 15% और 12% की दो क्रमागत डिस्काउंट किस एकल डिस्काउंट के बराबर होगी। कि या दो डिस्काउंट दे भाई, कि किस दो डिस्काउंट आपकी किस एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो हमें पता है एक फॉर्मूला पढ़ा भाई हमने, x + y सक्सेस डिस्काउंट का -xy/100 भाई। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे कि एक डिस्काउंट 15 की, एक 12% की। अगर सक्सेस डिस्काउंट निकाले ना, तो अगर ये नहीं होगा भाई कि यहाँ पे 15 बाई जोड़ो तो 27 डिस्काउंट आएगी, नहीं भाई, जो जोड़ आएगा उससे तो कम ही डिस्काउंट बनेगी भाई। और ऑप्शन काटे तो ये नहीं होगा आपका भाई, ये नहीं होगा और ये वाला तो होगा ही नहीं भाई। तो एक ही ऑप्शन बचा, ये हो जाएगा। नहीं तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे सक्सेस डिस्काउंट वाला कि 15% प्लस में 12% माइनस में 15 गुणा में 12 बटे में 100 हो जाएगा भाई। 15 12 27 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और माइनस में 15 12 180 होता, बटे में 100 है, तो 1.80 अगर मैं घटाऊं तो कितना बचेगा भाई, 25.20 बचेगा। तो ये हमारी एक कल डिस्काउंट आ जाएगी। ठीक है ना भाई। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर समान राशि
समान दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 4200 रुपए कम है। राशि में बताना है क्या होगी, प्रिंसिपल में बताना है। रेट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में बराबर है, ठीक है। अब 14% का मतलब क्या है भाई, अगर 1 साल में 14% ब्याज मिलेगा, 3 साल में कितना मिलेगा, 3 साल में जी 42% ब्याज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 42%। लेकिन अगर 5 साल की बात करें ना भाई, तो रेट 14%, 14 70% ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, यहाँ से जी 70% ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन में कहता है कि जो साधारण ब्याज है ना भाई, से 4200 रुपए कम है भाई। कितना कम है, इससे 4200 रुपए कम है। यहाँ से देखो भाई कितना कम है, यहाँ से चेक करें तो यहाँ से 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा जी, 6 में 4 28%। और 28% का मान क्वेश्चन में कितना दिया भाई, 4200 दिया है। अगर 28% का मान 4200 है तो 1% का अगर मान निकालूं मैं, तो 1% का मान आ जाएगा 4200 बटे में 28 आएगा। लेकिन हमें निकालेंगे राशि, और प्रिंसिपल तो हमारा 100% होता भाई। अगर प्रिंसिपल 100% है तो 100% का मान निकालेंगे, क्या करेंगे भाई, गुणा में 100 कर देंगे। यहाँ से काटे भाई 14 दूनी 28 आ जाएगा, 14 से कटा भाई 3 पे 300 आ जाएगा, 2 से काटे भाई 150 पे कट जाएगा। तो 100% का मान कितना आ जाएगा भाई, 100% का मान 15,000 आ जाएगा। और 15,000 हमारा क्या आ जाएगा भाई, 15 हमारा मूलधन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। एक महिला जो उसका व्यय एक्सपेंडिचर है और सेविंग का अनुपात 5:1 दिया है, और उसकी आय और व्यय में ना 10% की और 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी बचत में क्या परिवर्तन है, उसकी जो सेविंग की उसने बचत उसमें क्या परिवर्तन, ये मैं बताना है। तो देखो भाई, हमें पता अगर हम एक्सपेंडिचर और सेविंग है भाई, अगर इन दोनों को जोड़ें, ये हमारा व्यय हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, और ये हमारी क्या भाई, बचत है। अगर मैं खर्च और बचत को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगी, इनकम आ जाएगी हमारी, टोटल क्या हो जाएगी भाई, टोटल आय आ जाएगी। अब यहाँ से देखो सेविंग और आपकी जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना दिया भाई, 5:1 दिया है, 5:1 है। अगर यहाँ रेशियो में है, अगर मैं इनके आगे 0 लगा दूं भाई, कि हमने 50 रुपये मान लिया, अब 7, क्योंकि इनका अगर हम 10% निकालूंगा 20% आसानी से निकाल सकते हैं भाई, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो यहाँ से अगर इनका इसका एक्सपेंडिचर जो खर्च है 50 रुपये है और बचत 10 रुपये करता है, तो सेविंग उसकी इनकम कितनी, इनकम तो जी 60 रुपये है। क्योंकि इनकम किससे बनती है भाई, सेविंग और एक्सपेंडिचर, आपका खर्च और बचत अगर हम मिला दें, इनकम कैसे बनेगी, अगर सेविंग है भाई और एक्सपेंडिचर अगर दोनों को जोड़ दें हमारी, किसके बराबर, इनकम के बराबर आएगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता जी आय उसकी 10% बढ़ी। अगर आय 10% बढ़ी तो 60 का 10% कितना हो जाएगा जी, 6 बढ़ी है। और जो उसकी बचत है ना, सॉरी उसका व्यय है, जो खर्च है वो 20% बढ़ा है, और 50 का 20% अगर निकालो ना तो कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आय तो 6 बढ़ी है और उसका खर्च 10 बढ़ा है, इसका मतलब उसकी आय कितनी घटी भाई, 4%। या आप इस प्रकार समझो भाई, या क्या करो आप इस प्रकार समझो, कैसे भाई, देखो यहाँ से खर्च कितना बढ़ा भाई, 10 बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ से आय 6 बढ़ी है, अगर 60 थी, टोटल आय कितनी हो जाएगी, 66 हो जाएगी। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो यहाँ से अगर उसकी आय 66 थी, आय कितनी भाई 66 थी, और खर्च किया उसने 60, तो बचत कितने की, बचत तो उसने 6 की। पहले बचत करता 10 रुपए की, अब बचत की 6 रुपए की, तो कितनी कमी आई, 4 की कमी आई, किस पे आई भाई, 10 पे आई। और परसेंट के लिए कितना आएगा, गुणा में 100 आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे तो कितनी कमी आई भाई, 40% की कमी आई। कितने परसेंट कमी, 40% कमी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, इस बर्तन में 5 लीटर दूध निकाला, उसके स्थान पर पानी मिला दिया, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। 2 बार और का मतलब ये पहले 1 बार दोहरा ली थी, 2 बार और दोहराई, टोटल 3 बार प्रक्रिया दोहराई है, तो उस बर्तन में कितना दूध और पानी है, ये हमें बताना है। देखो सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि टोटल मिश्रण कितना भाई, 25 था, हमने नीचे लिख लिया। अब कहता कि 5 लीटर दूध निकाला है, अगर दूध निकाला ऊपर मिश्रण कितना, 20 बचा भाई, ठीक है। अब ये देखो भाई, अब ये देखो कितनी बार ये प्रोसेस किया गया है। क्वेश्चन में कहता है कि निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला दिया और पुनः 2 बार और दोहराई है। 2 बार और का मतलब 1 बार पहले दोहराई, 2 बार और दोहराई, 3 बार दोहराई। जितनी बार दोहराई इसकी पावर कर दो, इसकी पावर हमने कितनी कर दी, 3 कर दी। अब यहाँ से देखो भाई 5 से घटा जी 5 पे, 5 से घटा 4 पे, अब 4 की पावर 3 कितना आएगा, 64 आ जाएगा, और 5 की पावर 3 125 आ जाएगा। ये आपका टोटल मिश्रण आ जाएगा, और ऊपर वाली क्वांटिटी आपकी मिल के आ जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा है अब बर्तन में कितना दूध है। अगर हमारा टोटल, ये एक्चुअल में टोटल नहीं है, टोटल हमारा 125 यूनिट है, तो उसमें 64 लीटर मिल्क है।
लेकिन क्या दूध वाक्य में आपका कितना भाई, ये तो जी 25 लीटर है, इसका मतलब दूध हमारा कितना भाई 25 लीटर है। अगर 25 लीटर गुणा में कितना कर देंगे 25 कर देंगे, तो यहाँ से काटेंगे 25 पंजा 125 आएगा, 5 से कटेगा भाई 5 एकम 5 आएगा भाई, और 5 दूनी 10 5 8 40 आएगा। तो दूध की क्वांटिटी कितनी आएगी भाई 12.8 लीटर आएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होएगा, सही जवाब होगा। क्योंकि परसेंटेज पूछे हम गुणा में 100 कर देते 100% हो जाएगा, लेकिन जो टोटल 100 की परसेंट की वैल्यू मैंने निकालनी, क्योंकि क्वेश्चन में क्वांटिटी दे रखी कि टोटल तो 25 लीटर दूध था, तो दूध की वैल्यू गुणा में हमने क्या कर दिया 25 कर दिया। परसेंटेज पूछता है ना भाई, तो गुणा में 100 करते हैं, यहाँ से परसेंटेज में आ जाता। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 30 दिन में पूरा करना है, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये हमें बताना है। तो देखो 450 है भाई, 450 पुरुष है ना भाई, और 20 दिन में एक अपार्टमेंट का निर्माण करते हैं, और कार्य ही वही है भाई, कार्य तो बराबर है, और दिन कितने भाई 30 दिन में। और पूछा कितने आदमी काम करेंगे, आदमी हमने मैन मान लिया, एम मान लिया। काटो भाई, यहाँ से काटे भाई 30 से, 1 जीरो से हमने 1 जीरो काट दिया, 3 से कटा भाई 15 पे, 15 दूनी 30 आएगा, तो मैन की संख्या कितनी आएगी भाई 300 आ जाएगी। तो 300 आदमी आ जाएगा भाई। कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी 300 आदमियों की आवश्यकता होगी। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ए किसी काम को पूरा करने में बी से 4 गुना और सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वे 4 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। 3 व्यक्ति हैं भाई, कौन कौन है, एक ए है जी, एक बी है और एक सी है। अब उनके कार्य पूरा करने में समय का रेशो दे रखा है। किसका रेशो दे रखा है भाई, उनका टाइम का रेशो दे रखा है। क्या क्या रेशो दे रखे वो देखो, बी से 4 गुना और सी से 5 गुना समय लेता है। बी से 4 गुना लेता, सी से 5 गुना, हमने मान लिया ए कितना गुना समय लेगा भाई 20 गुना समय लेता है। अब बी से 4 गुना समय लेगा, कैसे लेगा, बी से 4 गुना लेगा, अगर बी 5 समय लेता तो ये 4 गुना हो जाएगा। सी अगर 4 लेता है तो सी का 5 गुना हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगर ये टाइम का रेशो, अगर हमें एफिशिएंसी का रेशो चाहिए ना भाई, या तो इसका रेसिप्रोकल कर दो भाई। रेसिप्रोकल कैसे भाई कि 20 है तो 1/20 हो जाएगा, 1/5 1/4, तो यहाँ से हम क्या करेंगे फिर एलसीएम से गुणा कर देंगे, एफिशिएंसी आएगी। या एफिशिएंसी निकाले, सिंपल सा तरीका बताऊं क्या भाई, इन तीनों का एलसीएम ले लो भाई, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो जी 20 आ जाएगा। अगर 20 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 5 से भाग दिया 4 आ जाएगा, और 4 से भाग दिया 5 आएगा। तो ये आपके पास डायरेक्ट है ना, इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। और क्वेश्चन में कहता है कि एक साथ काम करते 4 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। आप ये देखो एक दिन में तीनों कितना काम करते हैं, एक ये करेगा 4, ये करेगा 5, ये करेगा 5 और 4 और 1 10 काम करते हैं। एक दिन में 10 काम करते हैं और काम 4 दिन में समाप्त करते हैं। तो ये देखो टोटल कितना काम है, गुणा में 4 आ जाएगा, तो टोटल काम है जी 40। अगर काम टोटल है 40, अब क्वेश्चन में कहता बी उसे कितने दिन में करेगा। अब बी की एफिशिएंसी देखो काम करने क्या है, अब बी की एफिशिएंसी जी एक दिन में 4 काम कर सकता है और काम करने 40, तो टोटल काम को एक दिन काम से भाग करवा देंगे, 4 से घटा भाई 10 पे, तो बी कितने दिन में काम कर देगा भाई, बी 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होएगा, सही जवाब है। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ध्यान से समझना भाई। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है। एक तैराक है भाई, धारा के विपरीत P बिंदु से 6 मिनट तैरता है और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है कि उसकी दिशा में तैरता है और Q पॉइंट पर पहुंचता है। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है तो धारा की चाल क्या होगी। किसकी चाल पूछिए भाई, धारा की चाल हमसे पूछी क्या होगी। देखो अगर हमें पूछी क्या भाई धारा की चाल, धारा की चाल हमसे पूछिए क्या होगी। अगर धारा की चाल निकालनी है ना भाई, अगर हमारे पास दिशा में चाल है विपरीत में चाल है, अगर धारा की चाल चाहिए तो दोनों की चाल घटा के 2 से भाग दे दो। अगर हमें धारा की चाल निकालनी है ना भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास दिशा में चाल है, दिशा में चाल है, अगर आपके पास विपरीत में चाल है भाई, दोनों की चाल घटा के 2 से भाग दे दो, आपके पास धारा की चाल आ जाएगी। अगर दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे, नाव की चाल आ जाएगी शांत जल में। क्लियर भाई। अब देखो क्वेश्चन में कहते हैं तैराक एक P बिंदु से धारा के विपरीत दिशा में जाता भाई, यहां से एक P पॉइंट मान लिया भाई, ये P बिंदु है और इस साइड गया विपरीत दिशा में, ठीक है ना भाई, डाउन स्ट्रीम गया है, विपरीत दिशा में गया है भाई, और विपरीत दिशा में गया है और किस पॉइंट तक गया, हमने मान लिया M पॉइंट पे गया भाई। किस पॉइंट पे गया, M पॉइंट पे गया, ठीक है, और 6 मिनट का समय लिया। टाइम कितना लिया भाई, 6 मिनट का समय लिया जी, ठीक है। अब आगे कहता है फिर अगले 6 मिनट में, अगले 6 मिनट में धारा के साथ तैरता है, इस धारा की दिशा में तैरता है। अगर विपरीत में 6 मिनट लिया है, अगर दिशा में 6 मिनट जाएगा तो दूरी तो ऐसा तो है नहीं भाई सेम दूरी तय करेगा, ज्यादा दूरी तय करेगा।
इस पॉइंट से अगर वह दिशा में गया भाई, मान लिया कि इस पॉइंट पे पहुंच गया और क्वेश्चन में गया क्यू के बीच की दूरी, वे क्यू पॉइंट पे पहुंचता भाई कि इस साइड दिशा में चला भाई और यहाँ पे क्यू पॉइंट पे पहुंच गया। क्लियर भाई। अब क्वेश्चन में कहता क्यू और क्यू के बीच की दूरी, पी और क्यू के बीच की दूरी 120 मीटर है। जो ये वाली दूरी है ना भाई, पी और क्यू के बीच की दूरी, ये 120 मीटर है। इस दूरी को हमने क्या मान लिया भाई, इस दूरी को हमने एक्स मान लिया जी। ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा धारा की चाल क्या होगी, ये मैं बतानी है। एक बात बताओ भाई, अगर मैं निकालूं भाई कि दिशा में चाल, क्या निकालूं, अगर मैं दिशा में चाल निकाल लूं और विपरीत में चाल निकाल लूं, तो यहां से हम धारा की चाल निकाल सकते हैं कि दोनों की चाल घटा के 2 से भाग दे देंगे, धारा की चाल आ जाएगी। अब देखो दिशा में चाल कैसे निकालें और विपरीत में चाल कैसे निकालें। दिशा में चाल टोटल दूरी कितनी दिशा में और बटे में टोटल समय। अब दूरी बटे समय चाल होती भाई। अब देखो दिशा में जाएगा ना भाई तो x मीटर, तो ये 120 में टोटल दूरी पार करेगा 120 बटे एक्स, 120 बटे एक्स, और समय लेता भाई 6 मिनट का समय लेता, ये इसकी चाल आ जाएगी दिशा में। अगर विपरीत की बात की, विपरीत में जो सिर्फ x किलोमीटर जाएगा, समय लेता भाई 6 मिनट का, ये विपरीत में चाल आएगी। क्लियर भाई। लेकिन धारा की चाल हमसे पूछे क्या होगी, तो धारा की चाल कैसे निकालेंगे। अगर दिशा में चाल, अगर विपरीत में चाल है, अगर धारा की चाल चाहिए तो दोनों की चाल घटा के 2 से भाग देना भाई, दोनों की चाल घटा के 2 से भाग दे देंगे। ठीक है। अब यहां से जब इन दोनों की चाल को घटाऊंगा मैं, तो ये है जी 120 प्लस के एक्स हो जाएगा, 120 प्लस के एक्स हो जाएगा, और बटे में जी 6 है, माइनस में एक्स बटे में 6 है। ठीक है। अभी तक हमने भाग नहीं दिया 2 से भाई। अब घटाएंगे ना इसको तो नीचे तो हमारे पास 6 ही बचेगा भाई, लेकिन ऊपर घटाएंगे तो ये कट जाएगा प्लस माइनस का, ऊपर बचेगा 120। तो 120 मीटर है भाई, और नीचे मिनट में समय है। अगर नीचे भी मैं सेकंड बना लेता हूं भाई, सेकंड में बना लेता हूं, हमारी स्पीड जो आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। अब क्वेश्चन में कहा था कि दिशा में चाल और विपरीत में चाल घटा के 2 से भाग देना है। हमने घटा तो लिया, 2 से भाग और दे दें भाई, यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे, यहाँ पे हमारे पास चाल आ जाएगी, धारा की चाल आएगी, और दूरी मीटर में है और समय सेकंड में, तो चाल किस में आएगी, चाल तो जी मीटर पर सेकंड में आएगी। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है किलोमीटर पर आवर में चाल क्या होगी। अगर किलोमीटर पर आवर में चाल चाहिए तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ये हमारा जवाब आएगा। अब काटो भाई, जो कटे उसको काट दो। यहां से काटें, देखो 60 दूनी 120, 120 से 120 कट जाएगा, 6 से काटे भाई 6 3 18 आ जाएगा, 3/5 आया तो भाग देंगे तो 5 0 0 5 6 30 आएगा, तो 0.6 भाई, 0.6 है ना भाई, ये धारा की चाल आ जाएगी। किसकी चाल आ जाएगी, धारा की चाल भाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, अच्छी प्रकार समझाया। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ भाई मैं, कि एक टेराक है ना भाई, यहाँ से एक पी पॉइंट से चला, हमें नहीं पता, एक एम पॉइंट तक गया है, विपरीत दिशा में गया, 6 मिनट का समय लिया। फिर कहता दिशा में चला है ना जब, वह क्यू पॉइंट पे पहुंच जाता भाई। अब विपरीत में चलेगा, अगर दिशा में चलेगा, समय बराबर लेता है ना भाई, तो दिशा में ज्यादा दूरी तय करेगा, क्योंकि उस टाइम स्पीड जुड़ जाती धारा की, तो ज्यादा दूरी तय करी उसने। यहाँ पे दूरी तय करी जी, पी और क्यू की दूरी 120 मीटर आ जाएगी। जब दिशा में जाएगा और विपरीत में जाएगा, दिशा में जाएगा दूरी की 120 प्लस एक्स बटे 6 आ जाएगा, विपरीत में जी एक्स बटे 6 समय आ जाएगा। यहाँ से हमने दोनों घटाया, घटा दिया भाई, घटाने के बाद यहाँ पे ये बचा, लेकिन समय मिनट में था, हमने क्या किया 60 से गुणा कर दिया, दूरी हमारे पास मीटर में, समय हमने सेकंड में बना लिया और 2 से भाग कर दिया, तो हमारे पास जो चाल आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। लेकिन क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में पूछा है ना, उसके लिए मैं 18/5 से गुणा कर दिया, तो ये हमारी स्पीड 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ जाएगी। क्लियर है। अगर यहाँ से आपसे नाव की चाल पूछे ना, तो दोनों की चाल को जोड़ के 2 से भाग दिया, नाव की चाल आई। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा भाई टेलीग्राम चैनल है भाई, बिंटू सर मैथ है भाई, ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को भाई ज्वाइन करोगे ना भाई, तो जो ये हम सेट कर रहे हैं भाई, इनका जो पीडीएफ का सॉल्यूशन है भाई, उनका आपको जो पीछे भी 2 सेट करवाए उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, पीडीएफ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना भाई, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, a + b 11 है, ए बी 35 है, और हमसे पूछा है कि पावर 4 + b की पावर 4 का मान क्या होगा। हमसे किसका मान पूछा है भाई, a की पावर 4 और b की पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, किसका स्क्वायर जी, a + b है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस के 2ab हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब a + b का स्क्वायर कितना भाई, 11, 11 का स्क्वायर तो 121 हो जाएगा,
121 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ए बी का मान कितना, ए बी का मान 35 है, अगर 35 दूनी 70 हो जाएगा, दूसरी साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 70 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना मान बचेगा, यहाँ पे बचेगा जी 1 बचेगा, वो 5 बचेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आएगा भाई, 51 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो हमसे ए की पावर 4 बी की पावर 4 पूछी है, तो आप क्या करो, एक बार और स्क्वायर कर दो। कैसे भाई, इसका स्क्वायर कर दूं मैं, अगर ए प्लस बी है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए की पावर 4 बी की पावर 4 प्लस में 2, ए बी का स्क्वायर भी कह सकता हूं मैं, या कह सकता हूं भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। भाई क्लियर है। अब इसका मान हमें पता क्या भाई, इसका मान तो जी 51 है, 51 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 01 हो जाएगा, और 25 और 1 26 आएगा, तो 26 01 इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए बी है, ए बी का मान तो 35 और 35 का स्क्वायर चाहिए, और 35 का स्क्वायर कैसे करें, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 25 आ जाएगा। कितना आएगा, 12 25। 12 25 की अगर 2 के साथ गुणा करूंगा मैं, अगर इसकी 2 के साथ गुणा करेंगे ये हो जाएगा 25 दूनी 50 हो जाएगा, 12 दूनी 24 आएगा, तो 2450 आ जाएगी। इसकी गुणा कितनी आ जाएगी, हम कहेंगे जी इसकी ए की पावर 4 बी की पावर 4 प्लस में कितनी आएगी भाई, 2450 आएगी। हमें तो मान इसका चाहिए, अगर इसका मान चाहिए ना तो इस साइड घट जाएगा भाई, अगर इस साइड घटा देंगे तो ये हमारे पास ए की पावर 4 और बी की पावर 4 का मान आ जाएगा कि 2601 में से हमें कितना घटाना, 2450 घटाना है। तो हमारे पास जवाब कितना आएगा भाई, यहाँ पे 1 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे जी 151 बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई डाउट भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने अलजेब्रा का एक बेहतरीन क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई का मान 36 से 36 है, और हमसे पूछा है x माइनस 27 की पावर 3 y माइनस 9 की पावर 3 का मान क्या होगा। अगर आपके पास इक्वेशन से ज़्यादा अगर वेरिएबल है ना भाई, अगर इक्वेशन से ज़्यादा अगर वेरिएबल हैं तो आप एक वेरिएबल को अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो भाई। कैसे, यहाँ पे इक्वेशन तो एक है जी, और वेरिएबल कितने, 2 हैं, तो आप एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हो। लेकिन कंडीशन एक होनी चाहिए कि वहां पे 0 नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। कहने का मतलब अगर a प्लस a बाई बी है तो वहां पे अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, तो वहां पे b को आप 0 नहीं मान सकते, क्योंकि इन्फिनिटी बन जाएगा। ये कंडीशन ध्यान में रखनी भाई। अब यहाँ से ऐसी कंडीशन तो नहीं बन रही ना, तो हमने क्या किया, y का मान 0 पुट कर दो। अगर मैं यहाँ से y का मान 0 पुट करूंगा ना तो हमारे पास x का मान तो 36 आ जाएगा। अब यहाँ से y का मान तो 0 पुट हो जाएगा, x का मान 36 है भाई। अगर x माइनस 27 करूंगा तो 9 बचेगा, और 9 की क्यूब 729 होता भाई। ठीक है, यहाँ पे करेंगे जी प्लस में माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, और माइनस 9 की क्यूब कितना आएगा, 729 आ जाएगा। 729 में 729 जाएगा, 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, सही जो होगा। क्लियर भाई। हमने क्या किया भाई कि यहाँ से x के मान 36 क्या भाई, ये हो जाएगा जी 9 की पावर 3 हो जाएगा, और प्लस में ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 9 की पावर 3 हो जाएगा, ये 729 हो जाएगा, ये माइनस का 729 हो जाएगा, 0 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर भाई। ये या और कुछ भी वैल्यू ले सकते हो भाई, या आप इनको 18 लोगे, या एक को 36, एक को 0 लोगे, जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी उससे हो जाएगा आपका भाई। नहीं तो आपको एक सिंपल सा तरीका बता दिया, अगर इक्वेशन से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो आप एक वेरिएबल को अपने हिसाब से कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन वही है कि अब इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, y प्लस 1/y 3 के बराबर है, और हमसे पूछा है 1/y की पावर 3 और प्लस में 2 का मान क्या होगा। हमें पता भाई, क्या पता जी, y प्लस 1/y अगर 3 के बराबर है, अगर हमसे मान पूछे y की पावर 3 अपॉन में 1/y की पावर 3 कैसे निकालते हैं, कि इसकी पावर 3 करके कैसे निकालते, इसकी पावर 3 करके इसका 3 गुना घटा दे, गुणा में 3 कर देंगे, तो 3 की पावर सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा भाई, क्योंकि क्यूब करते हैं भाई, अगर क्यूब घटाए क्यूब करते हैं भाई, तो यहाँ से 3 की पावर 27 हो जाएगा, 27 में से 9 जाएगा, 18 बचेगा। कितना बचेगा, 18 बचेगा। अब इसका मान तो हमारे पास 18 है जी, और प्लस में कितना भाई 2 है, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 ऑप्शन में है क्या भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आकृति दी है आपको भाई कि ए बी बराबर ए डी है, 7 सेंटीमीटर दिया है। जो ए बी है और ए डी 7 सेंटीमीटर दिया है, ए सी और ए ही है, ए सी है और ए ही है, वो भुजा 11 सेंटीमीटर दी है। तो पूछा ईडी की लंबाई क्या होगी, ईडी की लंबाई क्या होगी। अगर ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो इन भुजाओं के द्वारा जो बनाए गए कोण होते हैं भाई, वो आपके संगत कोण ये बराबर होते हैं भाई, ये वाले कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये त्रिभुज हमारी समरूप हो जाएगी एस एस रूल के द्वारा। कौन सा भाई, साइड एंगल साइड,
साइड एंगल साइड के द्वारा ये त्रिभुज समरूप हो जाएगी। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। कैसे भाई, कि यहाँ पे जी अगर ADE है भाई और समरूप है ये त्रिभुज भाई आपकी किसके बराबर भाई, ABC के बराबर समरूप है, तो हम कहेंगे जो AD है AD अपॉन में AB और DE अपॉन में BC और इसी प्रकार AE अपॉन में AC इनका जो रेशियो है वो बराबर होगा भाई। जो इस रेशियो में होगी वही इनका रेशियो होगा। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, हमें दिया जी AB और AD लंबाई 7 सेंटीमीटर है। AB ये रहा, AD ये रहा, अगर ये 7/7 है जी, अगर इनका रेशियो 1:1 है, कितना भाई 1:1 है, तो सभी का रेशियो 1:1 होगा। आगे क्वेश्चन में दिया जी BC की लंबाई 11 है। अब BC वाला ये है ना, इसकी लंबाई 11 है, अगर ये 11 है तो D हमें निकालना है भाई। क्या निकालना भाई, हमें DE निकालना है। अब हमें पता ये BC कितनी भाई, अगर हमें DE अपॉन BC है भाई, कितनी है D अपॉन BC है, और इनका रेशियो है भाई 1:1 का है। अब BC का मान कितना भाई, BC का मान तो जी 11 दिया है, अगर यहाँ पे मैं 11 पुट कर दूं भाई, 11 पुट दूसरी साइड जाएगा तो DE का मान कितना आएगा भाई, DE का मान भी 11 आ जाएगा। D का मान क्या 11 आ जाएगा, नहीं तो ये करेंगे अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है संगत, तो ये जो बची हुई जो संगत भुजा है वो भी बराबर होगी। अगर ये 11 है ना तो ये भी 11 हो जाएगी। या रेशियो के हिसाब से देखे ना भाई, अगर ये BC जी 11 है तो एक रेशियो बनाना है तो D कितना लेना पड़ेगा, DE को भी 11 लेना पड़ेगा, तभी तो एक रेशियो बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन में दिया कि निम्नलिखित आकृति में x + y + z का मान क्या होगा। x y z आपके एक ट्रायंगल है ये, इसमें x एंगल ये है, y एंगल ये, z एंगल ये, पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो आपको एक बात पता होगा भाई, किन्हीं भी बाहरी एंगल है ना भाई, उस एंगल का जोड़ है ना भीतर अंदर वाले एंगल होते हैं ना भाई, उनके बराबर होता है। कि मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ भाई, मैंने एक ट्रायंगल ले ली है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंगल ले लिया, ये एक एंगल ये है, एक B है, और एक एंगल क्या भाई C है, एक ये एंगल है, ये एंगल है। अब मैं कहता हूं अगर मैंने अल्फा एंगल ले लिया, क्या ले लिया, अल्फा ले लिया। अब जो ये अल्फा एंगल है ना भाई, ये अल्फा एंगल किसके बराबर होगा भाई, ये अंदर वाले कोण है ना भाई, एंगल A + एंगल B के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे एक बीटा एंगल ले लेता हूँ भाई, तो जो एंगल हमारा बीटा एंगल है ना भाई, एंगल बीटा है ना, वो अंदर वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल A + एंगल C के बराबर होगा। इसी प्रकार यहाँ पे एक एंगल उसके बराबर होगा। कहने का मतलब है कि जो बाहर वाला एंगल होता है ना भाई, अंदर वाले एंगल के बराबर होगा। अब बाहर वाला एंगल तो ये 120 है, कितना भाई 120 है, और अंदर वाले एंगल के बराबर होगा। तो अंदर वाला अगर ये ट्रायंगल देखे ना, इस रेखा को भूल जाओ भाई, अगर ये ट्रायंगल देखे ना तो इसमें एक एक्स है जी, एंगल कितना भाई, एंगल एक्स है, इसमें एंगल कितना भाई, यहाँ पे एंगल एक्स है जी, एक्स है और वाई है, और कौन सा भाई ये जेड है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और इसका मान कितना 120 है, और इसी का मान हमसे पूछा है, तो कितने डिग्री आ जाएगा भाई 120 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक है भाई, कि एंगल वाई सेक्टर है भाई। क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई, एक ट्रायंगल है भाई आपकी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है कि जो ABC है ना भाई, BAC का समद्विभाजक है। एक ट्रायंगल है आपकी, एक A है, एक B है और एक C है। ये कहता है कि जो BAC का समद्विभाजक है भाई, समद्विभाजक की बात करें भाई, कि यहाँ पे एंगल को दो बराबर भागों बांटता भाई, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा भाई, बाइसेक्टर हो जाएगा, समद्विभाजक है। कहने का अगर ये हमारा कौन सा D पॉइंट है भाई, ठीक है। अब कहता है यदि BD 6 सेंटीमीटर है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ना भाई, तो जो ये एंगल हमारा अगर थीटा होगा ना भाई, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, एंगल क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर एक और बात, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ना भाई, आगे क्वेश्चन नहीं कहता BD की लंबाई 6 है, अगर BD की लंबाई 6 है, ठीक है, अगर BD हमारा जो इसकी लंबाई अगर 6 है और BC की लंबाई कितनी भाई, BC की लंबाई 14 है, ये पूरी वाली हमारी 14 है, ये 6 है, इसका मतलब DC कितनी बचेगी 8 बचेगी। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ना भाई, तो जो AB का रेशियो है ना भाई, AB और जो AC का रेशियो है ना भाई, वो किसके बराबर होगा भाई, वो BD और DC के रेशियो के बराबर होगा, रेशियो के बराबर होगा। तो B और D का रेशियो कितना भाई, इसका रेशियो जी 6 है, ये 6 है BD, और DC हमारी 8 है, तो रेशियो आएगा 2 3 6 2 4 8। अगर इनका रेशियो 3 4 है ना भाई, तो AB और AC भाई इनका रेशियो भी 3 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब। क्लियर भाई। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ना भाई, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो AB और जो AC का रेशियो है वही रेशियो BD और DC का हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के गोले से 6 मीटर व्यास वाला एक तार का निर्माण किया जाता है, तो निर्मित तार की लंबाई क्या होगी। अब एक तांबे का गोला है भाई, एक तांबे का गोला है, तो जो गोला है उसका आयतन भाई,
जो गोला है उसका आयतन है, और जो तार बनाया है भाई, तार बेलन के आकार का होता है, सिलेंड्रिकल होता है भाई, तो उसका आयतन, दोनों आयतन तो बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे बराबर पुट कर दो। अब तांबे का गोला है, गोले का आयतन कितना आएगा 4/3, 4/3 पाई, पाई दोनों में कॉमन होता है, पाई को हमने पाई रख लिया। अब आर क्यूब, रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, रेडियस डायमीटर की आधी होती है। अगर डायमीटर 18 सेंटीमीटर, रेडियस आधी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, और 9 की क्यूब करेंगे 9 गुणा में 9 गुणा में 9 हो जाएगा। क्यूब को क्या, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला होता है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मैं कि 4/3 पाई आर क्यूब। और किसके बराबर, ये जो आपका बेलन है ना भाई, कि एक तार का निर्माण क्या, बेलन के आकार का भाई, और उसका निर्माण क्या है, तो तार की लंबाई में बतानी है, तो इसका आयतन हो जाएगा भाई पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यहाँ से पाई का मान पाई, और रेडियस कितनी देखो भाई, रेडियस के यहाँ पे डायमीटर दिया जी 6 mm का दिया है। अगर डायमीटर 6 mm है तो भाई यहाँ से अगर डायमीटर 6 mm है तो रेडियस हमारी 3 mm हो जाएगी। अगर सेंटीमीटर बढ़ाऊँ बटे में 10 आएगा, 3/10 इसका स्क्वायर कर देंगे, और गुणा में हम हाइट निकालनी तो हमने एच मान ली। कोई डाउट हो भाई यहाँ तक, जो कटे उसको काट दो भाई। कैसे काटें देखो भाई, 3 से हमने जी काट दिया, 3 पे कट जाएगा, ठीक है भाई। 3 3 9, 9 से हमने जी 9 काट दिया। अब क्या बचा वो देखो भाई, यहाँ से हमने जी पाई से पाई काट दिया, बिल्कुल काट दिया भाई। अब यहाँ से कितना बचा भाई, यहाँ से देखो 9 9 30 27, और 27 के 108 हो जाएगा भाई। और गुणा में हमारे पास कितना भाई 100 ये है, और इस साइड हमारे हाइट आई, और क्वेश्चन में क्या है हाइट मीटर में है, और हम जब सेंटीमीटर लेते थे तो हमारी हाइट सेंटीमीटर में आई। अगर मीटर बनाएंगे ना तो 100 से भाग कर देंगे भाई, 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी भाई 108 मीटर आ जाएगी। और 108 मीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब है। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है भाई। अगर गोले से शंकु बनाए, गोले से बेलन बनाए, तो जो उनका आयतन है, वॉल्यूम है, वो बराबर होगा भाई। अब क्वेश्चन में कहता कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले, धात्विक गोले से ना पिघलाकर एक शंकु बनाए, इसका दोनों का आयतन तो बराबर होगा। अगर आयतन बराबर है ना भाई, तो गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान उन्होंने पाई रख लिया, आर क्यूब रेडियस 13 है, तो 13 गुणा में 13 हो जाएगा। और किसके बराबर है, शंकु के आयतन के बराबर है, और शंकु का आयतन कितना 1/3 पाई का मान पाई रख लिया, आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है भाई, अगर डायमीटर 13 सेंटीमीटर, रेडियस आधी हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी 13/2 हो जाएगी जी। 13/2 गुणा में 13/2 कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई। एच का मान हमने एच ले लिया, एच तो हमें निकालनी है भाई, एच ही निकालेंगे, शंकु की हाइट निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। अब देखो जो कटे उसको काट दो भाई। कैसे काटेंगे देखो, अगर हमने जी पाई से पाई काट दिया, बिल्कुल काट दिया भाई। 13 2 बार थे आपके भाई, 2 बार 13 काट दिया, 3 से हमने क्या कराया भाई 3 काट दिया। अब जो नहीं कटा उसकी गुणा करवा दो भाई। कैसे गुणा करें देखो भाई, 13 चौके 52 हो जाएगा जी, 13 चौके 52 हो जाएगा। गुणा में 2 दूनी 4, दूसरी साइड गुणा में चला जाएगा, 4 गुणा में आ जाएगा, हाइट का मान आ जाएगा। गुणा करो भाई, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 208 है ना भाई आपकी सेंटीमीटर क्या आ जाएगी भाई, हाइट आ जाएगी। तो जो आपका शंकु है, कोण है, उसकी हाइट कितनी आ जाएगी भाई 208 सेंटीमीटर उसकी हाइट आएगी। क्लियर भाई। अगले क्वेश्चन पर चले। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ 2 tan 60 डिग्री प्लस 1/tan स्क्वायर 60 डिग्री। अगर आपके वैल्यू याद है ना भाई, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट कैसे देखो, 2 tan 60 डिग्री, 2 tan 60 है भाई, tan 60 का मान कितना होता है भाई √3 होता है जी, √3 हो जाएगा। नीचे 1 प्लस में tan स्क्वायर 60 है भाई। अब tan 60 की वैल्यू तो √3 होती है, लेकिन स्क्वायर में है तो क्या करेंगे भाई √3 हो जाएगी, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 2√3, और डिवाइड में कितना आएगा 4 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 3/2 आया। हमारा जवाब कितना आया जी, यहाँ से हमने सोल्व किया 3/2 आया। अब देखो वैल्यू यहाँ पे पुट करो, जिसमें 3/2 आई वही हमारा जवाब हो जाएगा। यहाँ पे cos 60 कितना आएगा जी, cos 60 तो 1/2 होगा, ये नहीं होगा। tan 60 √3 होता है, ये भी नहीं होगा। sin 60 √3/2 होता है ना भाई, sin 60 का √3/2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। sin 30 भी नहीं, क्योंकि इसका मान 1/2 होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। आगे चलें। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भाई tan 240 डिग्री का मान क्या होगा। हमें दिया जी tan 240 डिग्री, tan 240 डिग्री का मान क्या होगा, तो हमें डायरेक्ट 240 का मान तो हमें नहीं पता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम tan को चेंज कर सकते हैं भाई। कैसे कि tan 180 प्लस में 60 लिख सकते हैं भाई, tan 180 प्लस में 60 लिखते हैं भाई। और हमें पता भाई तो जो हमारा 180 डिग्री है ना भाई, 180 डिग्री 360 डिग्री पे है, वो एंगल चेंज नहीं होता भाई, क्योंकि एंगल हमारे चेंज हो, साइन कोस में चेंज होता है भाई, tan कोट में और कोस कोसिकेंट में भाई।
सिकेंड को सेकेंड में चेंज होते भाई। तो यहाँ पे देखो अगर tan 180 डिग्री चेंज नहीं होगा तो tan का हमारा tan रह जाएगा भाई, और 60 डिग्री हो जाएगा tan 60। लेकिन ये क्वाड्रेंट देखो कौन सा भाई, 180 प्लस है भाई, तो तीसरा क्वाड्रेंट है भाई, 180 प्लस तीसरा क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट आपके भाई। तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं भाई, इसमें साइन और कोसिकेंट होते भाई, और ये वाला इसमें tan और कोट होते भाई, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रहेगा भाई। तो tan 60 की वैल्यू कितना है, √3 हो जाएगा। तो √3 किसमें है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई, आगे चलिए भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, tan थीटा सेकेंड थीटा 7 के बराबर है। हमसे पूछा tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा का मान क्या होगा। देखो हमें पता भाई, क्या पता जी, कि सेकेंड थीटा और प्लस में tan थीटा अगर 7 के बराबर है, अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ सेकेंड थीटा माइनस के tan थीटा, कितना आएगा, 1/7 आएगा। आपको जी क्यों आया, तो वहाँ पे छोटी बात समझाता हूँ। हमें एक फॉर्मूला पता भाई, क्या, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा है ना भाई, वो हमारी प्रॉपर्टी ये 1 के बराबर होता है। किसके बराबर, 1 के बराबर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई कि सेकेंड थीटा प्लस में tan थीटा, और लिख सकते हैं भाई इसको सेकेंड थीटा माइनस के tan थीटा। अगर ये 1 के बराबर है भाई, अगर हमें ये इसका मान चाहिए ना भाई, अगर हमें सेकेंड थीटा का मान चाहिए, सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये 1 के डिवाइड में चली जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा जी सेकेंड थीटा माइनस के tan थीटा। हमने यही तो किया भाई, हमें इसका मान पता था, अगर माइनस का चाहिए तो डिवाइड में चला 1/7 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसका मान चाहिए तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना भाई। क्लियर है। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ ना भाई, तो ये वाली टर्म कट जाएगी जी, क्योंकि प्लस का माइनस कट जाएगा, यहाँ से बनेगा 2 सेकेंड थीटा। और जब इनको जोड़ेंगे ना तो ये इस प्रकार है भाई, 7 + 1/7 है, तो 7 50/7 ये आ जाएगा। कितना आएगा, 50/7 आएगा। अगर यहाँ पे 2 लाऊं मैं, यहाँ से हो जाएगा सेकेंड थीटा है, सेकेंड थीटा बराबर आएगा भाई 50/7 गुणा में 2 हो जाएगा। अगर 2 से मैं इसको काटूँ जी 25 पे कटेगा, तो हम कह सकते हैं ये जी 25/7 आ जाएगा। कितना आएगा, 25/7। हमसे पूछा है 5 साइन थीटा का मान क्या होगा। अब ये हमारे पास जी सेकेंड थीटा है, और सेकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का। अगर मैं सेकेंड की जगह कोस लिख दूं तो इसको भी हमने चेंज करना, ये 7/25 हो जाएगा। और हमें पता है कोस थीटा हमारा क्या होता है भाई, b/h होता है जी। अगर यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, अगर बेस हमारा 7 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 25 है, तो हमें पता ट्रिपलेट हमें पता है, अगर ये 7 है 25, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आपको डायरेक्ट ट्रिपलेट याद रखनी भाई, कि इसका ट्रिपलेट बनता जी 7, 24, 25। क्लियर है ना भाई। अब क्वेश्चन ने पूछा है 5 साइन थीटा का मान क्या होगा। अब 5 गुणा में साइन थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मैं। अगर हमें साइन थीटा 5 गुणा में साइन थीटा हमारा तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तो जी 24 है, और हाइपोटेन्यूज कितना भाई 25 है, इसका मान हमें चाहिए। तो 5 से घटा भाई 5 पे, तो कितना जवाब आएगा भाई, 24/5 आ जाएगा। और 24/5 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई डाउट भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन देखो भाई आप सभी के सामने भाई, उम्मीद करता हूँ साफ साफ दिखाई दे रहा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था भाई, तो देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ भाई। नीचे दिए गए वृत्त, ये जो आपका वृत्त दिया गया, इसमें दिया गया 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेची गई बाइकों की संख्या को दर्शाता भाई। और 8 कंपनी द्वारा बेची गई कुल बाइकों की संख्या है ना भाई, वो 2000 है। कितनी, 2000 है, कि अलग अलग बेची गई, कोई पी में बेची, क्यू में बेची, अलग अलग बेची गई। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या पूछा हमसे। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि PQR तथा S द्वारा बेची गई बाइकों की संख्या का औसत। PQRS कि यहाँ से जी P + Q + के R प्लस में S, इनकी जो बेची संख्या का औसत की योग बटे में नंबर। और क्वेश्चन में कहता कि TUV द्वारा बेची गई बाइक हैं, या जी TU V और W उनके द्वारा बेची गई बाइक है, क्योंकि टोटल 4 हैं, 4/4 एवरेज आ जाएगा, इतना है। उनकी संख्या, बीच का अंतर हमें बताना क्या होगा, डिफरेंस हमें बताना क्या होगा। अब क्या करो भाई, यहाँ से इनका निकाल लो भाई, टोटल 4 से भाग दे दें, उनका औसत आएगा, फिर इनका औसत, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। या यहाँ से अगर हमें पता 100% का मान ये जी, तो जितनी वैल्यू आएगी कैसे करेंगे वो देखो, सिंपल तरीका बताता हूँ। PQRS देखो यहाँ पे कितना है, P ये वाला है भाई, Q ये वाला, R ये वाला, S ये, परसेंटेज में जोड़ो कितना हो जाएगा, 21 और 9 30 और 10 40 और 5 45 और 20 कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा जी 65%। कितना आएगा, 65/4% हो जाएगी। ठीक है, जब
TUVW जोड़ेंगे, टोटल हमारा 100% था, अगर उसमें से इनकी वैल्यू 65% आई है तो जो शेष बचा उसकी वैल्यू 35% आई है। कितनी आई जी? 35% आई है। 35% बटे में 4। अब हमें इनका डिफरेंस बताना है। अगर मैं इनका डिफरेंस बताता हूँ ना, क्योंकि इनका औसत का डिफरेंस हमें बताना है, तो इनका अगर डिफरेंस लो ना भाई तो ये हो जाएगा जी 65% बटे 4 माइनस में 35% बटे में 4 हो जाएगा। अब नीचे सभी के नीचे 4 हमने 4 रख दिया, ऊपर घटाएंगे 5 में 5 जाएगा 0 बचेगा, 6 में 3 जाएगा 3 बचेगा, 30/4% आ जाएगा। 30/4 क्वेश्चन में कहता है कि उनके बीच का अंतर हमें बताना है। अब 30/4% आई उनकी बाइकों का अंतर, लेकिन बाइक तो टोटल कितनी थी भाई? 2000 थी, तो 2000 का 3/4% हम निकाल देंगे, बाइकों की संख्या आ जाएगी। तो हमारे पास 2000 है जी, 2000 का 30% निकालो, 30/4 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 से कटा भाई 5 पे, तो 30 की 5 की गुणा करें कितना आएगा? 150 आ जाएगा। तो जो बाइकों की संख्या है कितनी आएगी भाई? 150 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई? कोई डाउट भाई यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया भाई कि दिए गए बार 2003 के दौरान विभिन्न व्यय शीर्ष के तहत एक कंपनी के व्यय का प्रदर्शित करता है। भाई ये कंपनी का व्यय को दर्शाता, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, यदि ऋण पर ब्याज की राशि 3.15 करोड़ है, ऋण पर ब्याज की राशि, इसमें ऋण पर ब्याज गुणा इंटरेस्ट ऑफ लोन, ऋण पर ब्याज की राशि है भाई वो कितनी? 3.15 करोड़ है, लेकिन क्वेश्चन में कहता 17.5 का मान दिया है आपको 3.15 करोड़। हमसे पूछा है वेतन, कर और बुनियादी ढांचे। अब वेतन हमारा क्या भाई? वेतन तो हमारा ये सैलरी है जी, वेतन ये वाली सैलरी है, टैक्स भाई कर हो जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई? हमारा बुनियादी ढांचा हो जाएगा। इनका हमें निकालना। देखो क्वेश्चन में कहता जी जो ब्याज की राशि 3.15 करोड़, हमारे पास कितने भाई? 17.5 है, इसका जी 17.5 है ना भाई, इसका मान क्वेश्चन में दिया 3 पॉइंट कितना दिया? 15 करोड़ दिया है। कितना दिया भाई? 15 करोड़। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना वेतन है आपका, कर है और बुनियादी ढांचा। अगर मैं इनको टोटल जोड़ू, वेतन हमारा कितना भाई? सैलरी 20 है जी, टैक्स हमारा 10 है, 20 और 10 30 हो जाएगा, और ये कितना? 20। ये भाई हमें 50 यूनिट का मान चाहिए जी। हमें किसका मान चाहिए भाई? हमें तो जी 50 यूनिट का मान चाहिए। अब एक बात बताओ, हमें किसका मान चाहिए भाई? हमें जी 50 यूनिट का मान चाहिए। यहाँ पे लिख देता भाई हमें जी 50 यूनिट का मान चाहिए। अब 17.5 यूनिट का मान 3.15 करोड़ है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ ना भाई, अगर मैं इसको जी 2 से गुणा कर दूँ, ये हमारा हो जाएगा जी 35 है, तो इसको भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा जी 6.30 हो जाएगा। कोई डाउट भाई यहाँ तक? इतना समझ में आया? एक बात बताओ, अगर मैं इसको 7 से भाग दे दूं, 7 पंजे 35 आएगा जी, और 7 में 0.9 आ जाएगा। कितना है भाई? 0.9 आएगा। 7 में 63 हो जाए, 0.9 आएगा या 0.90 कह सकते। क्लियर भाई? ठीक है। अब यहाँ से भाई एक बात बताओ, हमें किसका मान चाहिए जी? हमें तो 50 का मान चाहिए, क्योंकि हमारा जो वेतन, कर और जो बुनियादी ढांचा उसको मिलाकर 50 आया है। अगर 5 का मान हमारे पास 0.9 करोड़ है, अगर हमें 50 का मान चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा जी? हम क्या करें? 10 से गुणा करवा दें। अगर मैं इसको 10 से गुणा कराऊँ 50 हो जाएगा, तो आप इसको भी 10 से गुणा करा दो। अगर इसको 10 से गुणा कराऊंगा ना तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा हमारा, तो कितना आएगा भाई? 50 का मान 9 आ जाएगा, और करोड़ में चल रहा था हमारा, कितना आएगा भाई? 9 करोड़ आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, निम्नलिखित तालिका में 6 वर्षों में 2 कंपनियां C1 और C2 की आय को दर्शाता है। ये C1 कंपनी है, ये C2 है भाई, इनकी जो आय है भाई उसको दर्शाता है, इनकी इनकम को। क्वेश्चन पूछा क्या? वो देखो स्टेटमेंट दिया, हमसे बताना कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट हमें बतानी है। अब स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन में क्या था? P में C1 की आय, Q में C2 की आय का 33.33% है। हमें ये चेक करना है ये बात सही है या गलत है। अब P में C1 क्या है? देखो P में C1 क्या है? कितनी भाई? 750 है। P में C1 के पहला स्टेटमेंट चेक करें, P में C1 क्या है। Q में C2 क्या है? अब Q में C2 क्या है? कितनी? 250 है। 250 भाई, ये कितने परसेंट है भाई? अगर परसेंट निकालो गुणा में 100, 25 3 75, ये तो जी 300% है। कितने परसेंट है? 300। लेकिन क्वेश्चन में क्या था? 33.33% है। इसका मतलब पहले वाली स्टेटमेंट हमारी तो जी गलत है। पहले वाली स्टेटमेंट क्या भाई? गलत है। ठीक है, अगली स्टेटमेंट चेक करो। दूसरी स्टेटमेंट चेक करें। दूसरे में कहता जी T में C1 तथा C2 की औसत 400 है। T में, T वाला ये है, C1 और C2 की औसत दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 530 और 270 को जोड़ूं मैं, 530 प्लस में 270 को जोड़ूं 800 हो जाएगा, और 800 हो जाएगा तो 2 से भाग दें, कितना भाई? 400 आया। इसका मतलब जी इसमें भी 400 दिया, ये बात सही है।
पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। लेकिन क्वेश्चन आने के बाद क्वेश्चन गलत मत कर देना। क्वेश्चन ने ये पूछा, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सी सही नहीं है भाई, तो पहले वाली सही नहीं है ना भाई, तो आपका ओनली फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली सेकंड मत कर देना भाई। क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज की शिफ्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपकी तालिका क्वेश्चन में कहता है, स्कूल नेम है भाई आपका ABC है भाई, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये परसेंटेज में दिया गया है, और ये बॉयज और गर्ल का अलग अलग रेशियो दिया है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखो, स्कूल बी और स्कूल डी में जीव विज्ञान को चुनने वाली छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। स्कूल बी और डी, स्कूल बी वाला तो ये है जी, स्कूल डी वाला ये है। इसमें हमें लड़कियों की संख्या बतानी है, छात्राओं की संख्या बतानी है, जो क्या चुनती है भाई, बायोलॉजी को चुनती है। अब ये परसेंटेज में है। अब ये देखो टोटल स्टूडेंट 400 थे, उसमें 36% छात्र हैं भाई, वो क्या बॉयज और गर्ल हैं, चुनते हैं। देखो भाई 36% कितना आएगा, 400 है भाई। अगर यहाँ पे बी की बात करें तो 400 का अगर 36% निकालूं मैं तो ये हो जाएगा जी 144। अब 144 छात्र है ना, वो किस रेशो में है भाई, वो 5:7 में है, और ये हमारा जी बॉय है और ये गर्ल है। अब 5:7 12 हो जाएगा। अगर ये 12 का मान है, 12 से भाग देंगे, 1 यूनिट का मान 12 आएगा, तो 12 पंजे 60 आएगा, 12 सत्ते 84 आएगा। तो यहाँ से लड़कियों की संख्या लेनी है, और हमें बी और डी में जीव विज्ञान में चुनने वाले छात्रों के संख्या का अनुपात हमें बताना है। हमने बी, यहाँ से बी का निकाल लिया भाई, 84 लड़कियां कितनी है भाई, 84। अब यहाँ से डी का और निकाल लेते हैं भाई, टोटल स्टूडेंट 800 हैं, और 18% है भाई इसके बायोलॉजी वाले, तो 800 का अगर 18% निकालो ना भाई, तो डायरेक्ट निकालो भाई, 800 का 18%, 20 कटेगा, 144 आ जाएगा। इसमें भी बॉयज और गर्ल 3:9 में है। अब 9 और 3 तो 12 होता है, इसका 12 यूनिट का मान है, 12 से कटेगा जी 12 पे। अगर 1 यूनिट का मान 12 तो 12 3 36 होएगा, 12 में 108 होएगा। तो हमें रेशियो पूछा है बी और डी में जीव विज्ञान चुनने वाली लड़कियों का रेशियो पूछा है। अब बी और जी तो ले लिया, लड़कियों का रेशियो इसमें 84 है, इसमें 108 है, तो इनका रेशियो बताओ, 84 108 हो जाएगा। यहाँ से 12 सत्ते 84 आ जाएगा, 12 में 108 आएगा, 7:9 है भाई। आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ये शिफ्ट है ना हमने सोल्यूशन कर लिया भाई। और इस शिफ्ट का सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन वाली PDF चाहिए भाई, तो आप टेलीग्राम चैनल है भाई, बिंटू सर में टेलीग्राम चैनल है भाई, इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना भाई। तो आपको यहाँ पे जो PDF जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इनका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।